नमस्कार दोस्तों, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री की जो नेक्स्ट जो यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स, ये यूनिट आप लोगों की सिलेबस की 5वीं यूनिट है। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। इससे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री की जो सेकंड यूनिट थी हमारी गैसीय अवस्था, उसे पढ़ चुके हैं। आप लोग उसका गहनता से अध्ययन करें और उसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट जो यूनिट है वो है केमिकल काइनेटिक्स। इस केमिकल काइनेटिक्स को अपन सामान्यतः रासायनिक बल गतिकी के नाम से जानते हैं। रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी के नाम से इसे हम जानते हैं। अब यहाँ पर देखो, सामान्य रासायनिक बल गतिकी ऐसी शब्द का अपन अर्थ निकालना चाहें तो रासायनिक को अपन केमिकल बोलते हैं, बल गतिकी को क्या कहते हैं, काइनेटिक्स बोलते हैं। तो केमिकल जो होते हैं वो सामान्य कोई ना कोई क्या होगा, पदार्थ होगा, और जो पदार्थ होते हैं उनका यदि अपन केमिस्ट्री के अंतर्गत यदि अध्ययन करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, रसायन। उनको हम रसायन कहते हैं। और काइनेटिक्स जो शब्द है ये सामान्य दिया जाता है गतिकी के लिए, यानी प्रभाव के लिए या फिर वेग के लिए दिया जाता है। अब देखो, जो रसायन है उनके मध्य में कोई ना कोई अभिक्रिया होती है। जब अपन दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो उनके मध्य में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, और वो रासायनिक अभिक्रिया किस गति से संपन्न होती है और उसको पूर्ण होने में कितना समय लगता है, तो उसकी गति का और उसे पूर्ण होने में लगने वाले समय का जो हम अध्ययन करते हैं वो अध्ययन करते हैं सामान्य केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत। अब देखो, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में, रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में रसायनज्ञों ने 3 महत्वपूर्ण बातें बताई हमें। उन 3 महत्वपूर्ण बातों में सबसे पहली बात जो है ये बताई कि जब हम किन्हीं दो पदार्थों को मिलाते हैं तो दो पदार्थों को मिलाने पर उनके मध्य में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी। तो इसका हम किस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि जब हमने दो पदार्थों को मिलाया और दोनों पदार्थों को मिलाने पर उनके मध्य में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न है या नहीं है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम किस आधार पर कह सकते हैं कि इन दो पदार्थों को मिलाने पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी या फिर नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन तो हमारे पास यही आ गया कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर रासायनिक अभिक्रिया संभव है या नहीं। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर अभिक्रिया संभव है या नहीं। पहली महत्वपूर्ण बात ये रही हमारे पास। उसके बाद में सेकंड महत्वपूर्ण बात ये रही कि मान लो अभिक्रिया हो जाती है, मान लो अभिक्रिया हो भी जाती है तो वो अभिक्रिया किस सीमा तक संपन्न होगी, तो यहाँ पर लिख देंगे यदि अभिक्रिया होती है तो किस सीमा तक होगी या कितनी होगी, किस सीमा तक होगी, इसे अपन सामान्य कहते हैं कि कितनी होगी, कितनी होगी। ठीक है, अब चलो हमें उसकी सीमा का भी पता लग गया, यानी अभिक्रिया संभव है या नहीं उसका भी पता लगा, और फिर हमें ये भी पता लग गया कि वो अभिक्रिया की सीमा तक संपन्न होगी। उसके बाद में तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है सामने कि अभिक्रिया को संपन्न होने में कितना समय लगा और अभिक्रिया किस गति से संपन्न हुई। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं
अभिक्रिया किस गति से संपन्न हुई, किस गति से संपन्न हुई और उसे पूर्ण होने में, और उसे पूर्ण होने में कितना समय लगा, और उसे पूर्ण होने में कितना समय लगा। इस प्रकार से हमारे पास ये 3 क्वेश्चन सामने आते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए। अब देखो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर है कि अभिक्रिया संभव होगी या नहीं होगी, इसके बारे में जो हम मालूम करते हैं वो करते हैं ऊष्मागतिकी की सहायता से। ये ऊष्मागतिकी में हम एक समीकरण पढ़ते हैं डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। उस समीकरण की सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि अभिक्रिया संभव है या नहीं। ठीक है, देखते हैं हम पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम याद करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर हम याद करेंगे, ऊष्मागतिकी समीकरण डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस। यहाँ पर डेल्टा जी जो है ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी या गिब्स ऊर्जा है, और डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन और डेल्टा एस एंट्रोपी परिवर्तन। तो इस समीकरण की सहायता से हमारे पास डेल्टा जी की 3 वैल्यू आती है कि डेल्टा जी बराबर एक तो आ जाए हमारे पास पॉजिटिव, एक आ जाए हमारे पास डेल्टा जी बराबर नेगेटिव, और एक आ जाए हमारे पास डेल्टा जी बराबर 0। जब ये स्थिति हमारे पास में आती है तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया जो है वो अस्वतः संपन्न है। अभिक्रिया अस्वतः संपन्न, अर्थात अभिक्रिया स्वतः संपन्न नहीं होगी। उस अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए हमें उस अभिक्रिया में बाहर से कोई पदार्थ बनाना पड़ेगा या फिर उसे ताप देना पड़ेगा। उसके बाद में है डेल्टा जी बराबर माइनस नेगेटिव। तो यहाँ पर कह देंगे कि अभिक्रिया जो है ये स्वतः संपन्न होगी, अभिक्रिया स्वतः संपन्न होगी, अर्थात उस अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए हमें अन्य किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होगी। डेल्टा जी बराबर 0, तो जिन अभिक्रियाओं में डेल्टा जी बराबर 0 होता है उन अभिक्रियाओं को सामान्यतः अपन साम्य अवस्था में मानते हैं, साम्य अवस्था में मानते हैं। और साम्य अवस्था जो है ये मुख्यतः उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए प्राप्त होती है। हमें उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए प्राप्त होती है। और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में आप जानते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अग्र अभिक्रिया वेग और पश्च अभिक्रिया वेग दोनों अभिक्रिया वेगों का मान क्या रहता है, समान रहता है, अर्थात अभिकारक की सांद्रता बराबर उत्पाद की सांद्रता रहती है। और इस साम्य अवस्था पर हम ये भी अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि अभिक्रिया बंद है या चल रही है, लेकिन संभवतः अभिक्रिया बंद नहीं होती है, अभिक्रिया चलती रहती है, लेकिन उस अभिक्रिया के चलते रहने का हम अनुमान नहीं लगा पाते हैं। तो यहाँ पर देखो किसी भी अभिक्रिया से संबंधित कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब हम मिलाएंगे तो उनके मध्य में अभिक्रिया संभव होगी या नहीं होगी, उसका पता हम इन डेल्टा जी के मान के आधार पर लगा सकते हैं। और इन डेल्टा जी का मान कब पॉजिटिव आता है कब नेगेटिव आता है इसके बारे में हम इसके फर्स्ट वीडियो में पहले बता चुके हैं, उसे डिटेल से हमने पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में जो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो सेकंड क्वेश्चन था कि अभिक्रिया मान लो हो भी जाती है तो वो किस गति से संपन्न होती है, अभिक्रिया हो भी जाती है तो वो किस गति से संपन्न होती है, सॉरी
किस गति से नहीं अभिक्रिया होती जाती है तो वो कितनी होगी, अभिक्रिया कितनी होगी। तो अभिक्रिया की जो सीमा है, अभिक्रिया की जो सीमा है उस सीमा का अपन ने पता लगाया था द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के द्वारा। और द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के द्वारा अपन ने एक साम्य स्थिरांक ज्ञात किया था। यहाँ पर साम्य स्थिरांक अपन ने ज्ञात किया कि बराबर, यहाँ पर अपन ने लिखा था कि उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। इस सूत्र के द्वारा अपन यहाँ पर साम्य स्थिरांक k का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जिस अभिक्रिया के लिए k का मान अधिक होता है तो अपन कह सकते हैं कि उस अभिक्रिया में अभिकारकों का अधिकांश जो भाग है वो उत्पाद में परिवर्तित हो चुका है। और जिस अभिक्रिया के लिए k का मान कम प्राप्त होता है तो उसके लिए अपन ये कह सकते हैं कि उस अभिक्रिया में अभिकारक का कुछ अंश ही उत्पाद में परिवर्तित हुआ है, बाकी शेष अंश अभिकारक के रूप में ही हमारे पास उपलब्ध है। उसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन था हमारा, वो तीसरा क्वेश्चन था कि अभिक्रिया की गति क्या होगी, अभिक्रिया की गति क्या होगी, अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगता है। तो अभिक्रिया की गति, अभिक्रिया की गति और पूर्ण होने में लगने वाला समय, पूर्ण होने में लगने वाला समय, इन दोनों तथ्यों का जो हमें पता लगाना है तो वो पता लगाया जाता है रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत। रासायनिक बलगतिकी यानी इस यूनिट को जो पढ़ने का जो हमारा उद्देश्य है वो है सामान्यतः अभिक्रिया की गति को ज्ञात करने के लिए और अभिक्रिया होने में कितना समय लगता है। इस उद्देश्य के लिए हम ये यूनिट पढ़ते हैं, ये चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक शब्द आया है गति यानी वेग। तो अभिक्रिया वेग या फिर वेग के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। हमारा जो पहला पॉइंट है वो नीचे शुरू करेंगे हम कि वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। देखो वेग के आधार पर जो अभिक्रियाएं होती हैं, वेग के आधार पर अभिक्रिया ये होती है तीन प्रकार। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार। वेग के आधार पर अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार में पहला जो प्रकार है वो है हमारा तात्कालिक अभिक्रिया। तात्कालिक अभिक्रिया या फिर इसे कहते हैं अपन आयनिक अभिक्रिया। चलो एक ही नाम बोलते हैं, तात्कालिक अभिक्रिया। दूसरा है हमारे पास अति मंद गति की अभिक्रिया या वेरी स्लो रिएक्शन। और तीसरा है हमारे पास मंद गति की अभिक्रिया, मंद गति की अभिक्रिया। ये तो हमारे पास ये तीन प्रकार की अभिक्रियाएं हैं जिनका हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तात्कालिक अभिक्रियाएं, अति मंद गति की अभिक्रियाएं और मंद गति की अभिक्रिया। तो तात्कालिक अभिक्रियाओं के लिए हम लिख सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका अभिक्रिया वेग हम सामान्य विधि के द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते। तो वे रासायनिक
अभिक्रियाएं जिनका वेग साधारण विधि के द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। उनको हम सामान्य क्या बोल देते हैं, तात्कालिक अभिक्रियाएं कह देते हैं। आयनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं ये तात्कालिक अभिक्रियाएं, आयनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कैसे अभिक्रियाएं होती हैं, तात्कालिक अभिक्रियाएं होती हैं। फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आयनों के मध्य होने वाली अभिक्रियाएं, आयनों के मध्य होने वाली अभिक्रियाएं पलक झपकने से पूर्व, पलक झपकने से पूर्व ही संपन्न हो जाती है, पलक झपकने से पूर्व ही संपन्न हो जाती है। यानी देखो आप इन अभिक्रियाओं की स्पीड या गति इतनी अधिक होती है कि यह अभिक्रियाएं पलक झपकने से पूर्व ही संपन्न हो जाती है। अब पलक झपकने में कितना समय लगता है आप लोगों को इसके बारे में संभव या महसूस कर सकते हो आप लोग। तो ये अभिक्रिया की गति इतनी तेजी से होती है, ये अभिक्रिया इतनी तेजी से संपन्न होती है कि ये पलक झपकने से पूर्व ही क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यदि अपन इसमें लेना चाहें, हमारे पास एग्जाम्पल मिल सकता है कि जैसे रसायन का एग्जाम्पल ले तो एक एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं कि AgNO3 का जलीय विलयन सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन प्लस यहाँ पर एक ले सकते हैं अपन साधारण लवण का जलीय विलयन। जब दोनों को अपन मिला देते हैं तो दोनों को मिलाने पर जिस स्थान पर ये मिलते हैं उस स्थान पर AgCl सॉलिड अवस्था में इतनी जल्दी बनता है कि इसके बनने का भी हम अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि ये कितनी स्पीडता के साथ बनता है। और उसी के साथ साथ इसमें बनता है NaNO3 जिसको हम सामान्यतः चीनी साल्टपीटर के नाम से जानते हैं, चीनी साल्टपीटर के नाम से इसको जानते हैं। उसके बाद में जो सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं तो सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं विस्फोट का विस्फोटित होना, विस्फोट का विस्फोटित होना, विस्फोट का विस्फोटित होना, इसका सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल अपन ले सकते हैं कि अम्ल और क्षार के मध्य में जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको अपन सामान्यतः बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। तो उदासीनीकरण में अभिक्रियाएं होती हैं वो भी सामान्यतः तीव्र गति की अभिक्रियाओं की श्रेणी में रखी जाती है। तो यहाँ पर देखो अपन ने सबसे पहले पढ़ा तात्कालिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग साधारण विधियों के द्वारा हम ज्ञात नहीं कर सकते, अर्थात वे अभिक्रियाएं इतनी तीव्र गति से संपन्न होती है कि उनका हम आसानी से वेग का निर्धारण नहीं कर पाते, इसलिए उनको तात्कालिक अभिक्रियाएं या तीव्र गति की अभिक्रियाएं कहते हैं। इन तीव्र गति की अभिक्रियाओं में सामान्यतः आयनिक अभिक्रियाएं जिन्हें अपन तात्कालिक अभिक्रियाओं की श्रेणी में रखते हैं। आयनों के मध्य होने वाली जो अभिक्रियाएं होती हैं वो पलक झपकने से पूरी संपन्न हो जाती है, इसलिए आयनों के मध्य होने वाली जो अभिक्रियाएं होती हैं जिनको अपन आयनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, आयनिक अभिक्रियाओं को तात्कालिक अभिक्रियाओं की श्रेणी में रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इनके एग्जाम्पल हो गए। एक विस्फोट का विस्फोटित होना सामान्यतः जानते हैं कोई विस्फोटक पदार्थ है, वो विस्फोटक पदार्थ
कितनी तीव्र गति से विस्फोटित होता है, तो उसका भी हम अनुमान भी लगा पाते हैं। इसी प्रकार से अब और क्षार के बंध में होने वाली उदासीकरण अभिक्रिया के वेग का भी हम निर्धारण नहीं कर पाते हैं। तो यह हमारे पास हो गया तात्कालिक अभिक्रियाओं से संबंधित। उसके बाद में हमारे पास वेरी स्लो रिएक्शन, अति मंद गति की अभिक्रिया। ये अति मंद गति की जो अभिक्रियाएं होती है सामान्यतः आणविक अभिक्रियाएं होती है, कुछ आणविक अभिक्रियाएं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन कुछ आणविक अभिक्रियाएं, कुछ आणविक अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में कुछ दिन या वर्षों लग जाते हैं, वर्षों लग जाते हैं, उन्हें अतिमंद गति की अभिक्रियाएं कहते हैं। कुछ दिनों या वर्षों बाद भी उनमें मापनीय या दर्शनीय परिवर्तन नहीं होता है। मापनीय या दर्शनीय परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कह देते हैं? अति मंद गति की अभिक्रियाएं कह देते हैं। अब जिन अभिक्रियाओं को संपन्न होने में कुछ दिन लग रहे हैं या फिर वर्ष लग रहे हैं, तो उनमें यानी उनका जो वेग है उसको हम आसानी से ज्ञात नहीं कर पाते, तो वे अभिक्रियाएं अतिमंद गति की अभिक्रियाओं की श्रेणी में रखी जाती है। यहाँ पर सामान्यतः अपन उदाहरण देख सकते हैं कि जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, या फिर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के संयोग से, H2O का बनना, लोहे पर जंग लगना, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के संयोग से H2O का बनना। तो ये जो अभिक्रियाएं होती हैं ये सामान्यतः अतिमंद गति की अभिक्रियाओं की श्रेणी में रखी जाती है। और ये जो अभिक्रियाएं हैं ये सामान्यतः आणविक अभिक्रियाएं होती है। कुछ आणविक अभिक्रियाएं, सभी आणविक अभिक्रियाएं नहीं होती, केवल कुछ आणविक अभिक्रियाएं जो होती हैं ये अतिमंद गति की अभिक्रियाओं की श्रेणी में रखी जाती है। उसके बाद में हमारे पास थर्ड मंद गति की अभिक्रियाएं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वे आणविक अभिक्रियाएं जो कुछ घंटों या मिनटों में संपन्न हो जाते हैं, कुछ घंटों या मिनटों में संपन्न हो जाती हैं, उन्हें हम मंद गति की अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? मंद गति की अभिक्रिया कहते हैं। और जो मंद गति की जो अभिक्रियाएं होती हैं, इन मंद गति की अभिक्रियाओं का हम अभिक्रिया वेग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे इन अभिक्रियाओं का अभिक्रिया वेग
ज्ञात किया जा सकता है। इन अभिक्रियाओं का अभिक्रिया वेग ज्ञात किया जा सकता है। यानी जिन अभिक्रियाओं का अभिक्रिया वेग हम ज्ञात कर सकते हैं उन अभिक्रियाओं को हम मंद गति की अभिक्रियाएं कहते हैं। उसके बाद में अपन यहाँ पर लिखते हैं कि जो मंद गति की जो अभिक्रियाएं होती हैं इन अभिक्रियाओं पर ताप दाब और सांद्रता का प्रभाव पड़ता है। अर्थात यूं कहें कि मंद गति की अभिक्रियाओं की वेग पर ताप का, दाब का और सांद्रता का प्रभाव ज्ञात किया जा सकता है। इन अभिक्रियाओं के वेग पर ताप, दाब व सांद्रता का प्रभाव ज्ञात किया जा सकता है। यानी इन अभिक्रियाओं के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा, चाहे सांद्रता अभिकारक की हो चाहे उत्पाद की सांद्रता, उन अभिकारक उत्पाद दोनों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल में अपन यहाँ पर दे सकते हैं कि जैसे एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH, जब इन दोनों को मिला देते हैं और मिलाकर जब इसे हल्का सा हम क्या कर देते हैं, गर्म कर लेते हैं, तो गर्म करने पर यहाँ पर CH3CO C2H5 प्लस H2, यानी ये हमारे पास बनता है एथिल एसीटेट। इस एथिल एसीटेट के बनने के कारण हमें फलों जैसी गंध का एहसास होता है। यानी यहाँ पर फलों जैसी गंध आती है और ये फलों जैसी गंध का हमें कुछ समय में ही एहसास हो जाता है। यदि अपन लैब के अंदर भी प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल के दौरान हमें लैब में एक मिठास युक्त गंध का अनुभव होता है जिसको अपन फलों जैसी गंदगी श्रेणी में रख देते हैं। और इसी क्रम में अपन एक एग्जांपल यहाँ पर ये भी ले सकते हैं सेकंड एग्जांपल में कि H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसको यदि अपन कुछ समय के लिए खुला छोड़ देते हैं तो फिर ये H2O प्लस O2 में क्या हो जाती है, कन्वर्ट। H2O प्लस O2 में क्या हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी। एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर ये भी बनता है। तीसरा एग्जांपल है, काफी सारे एग्जांपल होते हैं इसके अंतर्गत जिनको हम आसानी से याद कर सकते हैं।